जय हिंद साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहला है लिंग गुण सूत्र को क्या कहते हैं? तो एलोसोम कहते हैं, ध्यान रखना। लिंग गुण सूत्र को क्या कहते हैं? एलोसोम कहते हैं, ध्यान रखिए। अगला है मनुष्य में संतान के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों मनुष्य में संतान के लिए लिंग निर्धारण के लिए वायु गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, ध्यान रखना। जिम्मेदार होता कौन? वायु गुणसूत्र। मनुष्य में संतान के लिए लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? तो वायु गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है अन्य जंतुओं में एक्सो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो नर संतान का करता है, ध्यान रखना। अन्य जंतुओं में एक्सो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो नर संतान का करता है। किसका? ये नर संतान का करता है। ठीक है दोस्तों। अगला है जनन अंगों में किस प्रकार का कोश का विभाजन होता है? तो जनन अंगों में किस प्रकार का कोश का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा? अर्धसूत्री विभाजन, ध्यान रखना। जो जनन अंग होते हैं उसमें किस प्रकार का कोश का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ध्यान रखना। अगला है गैमीट्रस कोशाओं में गुणसूत्रों की संख्या प्राय कितनी होती है? तो आगुणित होती है। कितनी होती है? आगुणित, ध्यान रखना। गैमीटस कोशाओं में गुणसूत्रों की संख्या प्राय कितनी होती है? आगुणित होती है। ठीक है दोस्तों। अगला है लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति की खोज किसने की थी? लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति की खोज किसने की थी? तो टी.एच. मॉर्गन ने की थी। किसने? टी.एच. मॉर्गन ने, ध्यान रखना। लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति खोज किसने की थी? टी.एच. मॉर्गन ने की थी, ध्यान रखना। अगला है वर्धनता तथा हीमोफीलिया कैसे रोग हैं? तो ये लिंग संलग्न रोग, ध्यान। कैसे रोग है? लिंग संलग्न, ध्यान रखना। वर्धनता और हीमोफीलिया कैसे रोग हैं? लिंग संलग्न रोग है। वर्धनता में दोस्तों होता क्या है? मनुष्य अपनी आंखों से लाल और हरे रंग की पहचान नहीं करता था। जिन मनुष्यों में वर्धनता की बीमारी होती है वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। और हीमोफीलिया में क्या होता है? जिसको अगर कोई चाकू धारदार औजार लग जाता है तो अगर खून बहना शुरू हो जाता है तो खून बंद नहीं होता, बहता ही रहता है और लगातार बहने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है अगर कोई उपचार ना हुआ तो हीमोफीलिया से ब्लड का बंद नहीं होता, ध्यान रखना। तो ये वर्धनता और हीमोफीलिया कैसे रोग है? लिंग संलग्न रोग है। ठीक है दोस्तों। अगला है वर्णांध व्यक्ति को किस रंग का बोध नहीं होता? हरा और लाल रंग नहीं पहचान पाता। अभी जो मैंने बताया वो अगर किसी व्यक्ति को वर्णांध यानी वर्धनता की बीमारी है तो वह लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है यदि वर्णांध रोग वाहक स्त्री का विवाह किसी वर्णांध पुरुष से करा दिया जाए तो उसकी संतान कैसी होगी? सभी पुत्रियां तथा आधे पुत्रों में वर्णांध का जीन आएगा। यानी कि सभी पुत्रियों और जो आधे पुत्रों में वर्णांध का जीन आ जाएगा, यानी सभी पुत्रियों रोगग्रस्त हो जाएंगी और आधे पुत्रों में वर्धनता की बीमारी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब फिर अगला है समानतः लिंग संलग्न रोगों का वहन किसके द्वारा होता है? स्त्रियों द्वारा होता है। समानतः लिंग संलग्न रोगों का वहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों स्त्रियों द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्त्रियों द्वारा। ठीक है। अगला है मानव के अधिकांश लिंग संलग्न लक्षण किस गुणसूत्र पर पाए जाते हैं? तो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ध्यान रखना। किस पर? एक्स गुणसूत्र पर। मानव के अधिकांश लिंग संलग्न लक्षण किस गुणसूत्र में पाए जाते हैं? तो एक्स गुणसूत्र में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है वर्णांध पुरुष का विवाह समान स्त्री से कराने पर उसकी प्रथम पीढ़ी के संतानों का लक्षण प्रारूप क्या होगा? तो सभी संतानें समान होंगी, ध्यान रखना। सभी संतानें कैसी होंगी? समान होंगी। यानी उसकी प्रथम पीढ़ी के संतानों का लक्षण कैसा होगा? सभी संतानें समान होंगी। यदि एक वर्णांध पुरुष है, वर्धनता की बीमारी है पुरुष में, और एक समान स्त्री से जिसको बीमारी नहीं है वर्धनता की, उससे अगर विवाह करवा दिया जाता है तो उसकी जो संतानें पैदा होंगी प्रथम पीढ़ी के, वो सभी संतानें समान होंगी, उनमें वर्धनता का प्रभाव नहीं होगा। अगर स्त्री में वर्धनता की बीमारी होती तो वो आ जाती। ठीक है। अगला है हाइपर ट्राइकोसिस क्या है? तो पुरुषों में कर्ण पल्लों पर बालों की उपस्थिति को कहते हैं हाइपर ट्राइकोसिस, ध्यान रखना। तो पुरुषों में कर्ण पल्लों पर बालों की उपस्थिति को हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं, ध्यान रखना। अगला है हीमोफीलिया प्राय पाया जाता है। तो हीमोफीलिया प्राय पाया जाता है पुरुषों में पाया जाता है, ध्यान रखना।
अधिकांश पुरुषों में हीमोफीलिया की बीमारी होती है, स्त्रियों में कम होती है, पुरुषों में ध्यान रखना हीमोफीलिया प्राय पाया जाता है किसमें? पुरुषों में। ठीक है दोस्तों। अगला है मानव के रुधिर वर्ग। तो लैंड स्टीनर है मानव के रुधिर को 4 श्रेणियों में बांटा, जिन्हें रुधिर वर्ग कहते हैं। रुधिर वर्ग ए, बी, ए बी और ओ 4 वर्गों में बांटा गया है। अब दोस्तों पूछा जाता है कि ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो ए में एंटीजन पाया जाता है, बी में बी एंटीजन पाया जाता है, ए बी में ए तथा बी एंटीजन पाए जाते हैं, ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। अब ध्यान रखना पूछा जाता है ए में एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी, तो ए में बी एंटीबॉडी पाया जाता है और बी में ध्यान रखना ए एंटीबॉडी पाया जाता है। उल्टा विपरीत होता है, ए में बी एंटीबॉडी पाया जाता है और बी में ए एंटीबॉडी पाया जाता है, जबकि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ध्यान रखना प्रतिरक्षी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस वर्ग के व्यक्तियों को प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो ओ वर्ग और बी वर्ग के व्यक्तियों को प्रतिशत सबसे अधिक ज़्यादा कितना है? 34.5 है। और पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से दो रुधिर वर्ग है जिनका प्रतिशत सबसे अधिक भारत में पाया जाता है? तो ओ वर्ग और बी वर्ग, ध्यान रखना। और सबसे कम किसका है? तो ए बी का है। सबसे कम पूछा जाता है 7.5% है, 7.5% है, ए बी का सबसे कम है दोस्तों। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से तैयार करिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों। अगला है साथियों, आज हम पुरुष और महिलाओं में रुधिर वर्ग के बारे में बताएंगे कि जो पुरुष और महिलाओं में रुधिर वर्ग है तो उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, पहला देखिए, यदि माता पिता का रुधिर वर्ग ओ है, यानी कि माता का भी ओ है और पिता का भी ओ है, तो उसमें संभव क्या होगा? संतानों में कौन सा होगा? ओ आएगा। ठीक है। असंभव है क्या? ए बी और ए बी, ए नहीं हो सकता, ना बी हो सकता, ना ओ बी होगा। अगर ओ पिता का है, ओ माता का है, तो ओ वर्ग ही होगा उसकी संतानों में, ध्यान रखिएगा। अगला है, अगर माता का ओ है, पिता का ए है, तो संभव क्या है? या तो संतानों में ओ होगा या तो ए होगा। ठीक है, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। असंभव क्या है? बी और ए भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी और ए भी नहीं हो सकता। अगला क्या है? यदि माता का ए है और पिता का बी है तो इसमें ओ हो सकता है या तो फिर यह ए होगा। ठीक है, लेकिन बी और ए भी संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला है, यदि माता का ओ है और पिता का बी है तो उसकी संतानों में ओ हो सकता है और बी हो सकता है, या तो ओ या तो बी। और असंभव क्या है? ए नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अगला है, यदि माता का बी है और पिता का बी है, दोनों का है, तो ओ हो सकता है या तो बी हो सकता है उसकी संतान जो होगी, और ए भी नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। अगला है, अगर ए माता का है, बी पिता का है, तो ओ हो सकता है संतान का, ए भी हो सकता है और बी हो सकता है और ए भी हो सकता है। यानी कि अगर ए माता का है, बी पिता का है, तो ओ हो सकता है संतान का, या तो फिर ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या ए भी हो सकता है। इनमें से 4 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें से असंभव कुछ नहीं, सभी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। अगला है, अगर इसमें ओ है अगर माता का और ए बी है पिता का, तो ए या बी दो एक हो सकता है कोई। ठीक है, या तो ए या तो बी हो सकता है। ठीक है, और ओ और ए बी संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला है, अगर ए माता का है, ए बी पिता का है, तो ए संतान में हो सकता है, बी भी हो सकता है। ठीक है, और ओ संभव नहीं है, यानी कि असंभव है, ओ नहीं हो सकता। अगला, अगर बी माता का है, ए बी पिता का है, तो ए हो सकता है और बी हो सकता है, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब इसी प्रकार यदि ए बी माता का है और ए बी पिता का है, तो ए बी ही संभव है। ठीक है, ओ भी संभव हो सकता है क्योंकि ओ सर्वदाता है। ठीक है,
ओ भी आ सकता है। अगर ए माता का है और ए भी माता का है और ए भी पिता का है तो ए भी हो सकता है, या तो फिर या ए भी हो सकता है, ध्यान रखना, यानी कि ए भी ही होगा क्योंकि ए भी दोनों का है, लेकिन ओ असंभव है, ध्यान रखना, क्या ओ असंभव है, ओ नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अगला है यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ओ है, यानी अगर माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग क्या है, ओ है, अगर तो उसमें संभव क्या है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ए भी असंभव है। अब जैसे माता पिता में से एक का ए है तो ओ हो सकता है या तो फिर ए हो सकता है, लेकिन ए भी संभव नहीं है। यदि अगर माता पिता में से एक में बी है तो ओ हो सकता है, बी हो सकता है, लेकिन ए भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगला है यदि माता पिता में से एक में या तो ओ होगा या तो ए, तो बी हो सकता है और ए भी हो सकता है संभव, लेकिन ओ और ए संभव नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यदि माता पिता में से एक में किसी में ए है तो बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन ओ और ए संभव नहीं है। ठीक है, अगर बी है माता पिता दो में से एक में किसी में तो ए और ए भी हो सकता है, लेकिन ओ और बी नहीं हो सकता। ठीक है, अब जब अगर माता पिता दो में से किसी एक में अगर ए बी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर ए बी हो सकता है। अगर ए बी है तो या तो ए होगा या तो बी होगा या तो फिर ए बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चार्ट को अच्छी तरह से तैयार करिए, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला है साथियों मरासमस, एक आश्रित रोग है। ये किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है, ध्यान रखिए। इसको मेरेस्मस भी कहते हैं, ये प्रोटीन की कमी से होता है, ये रोग छोटे बच्चों में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है दोस्तों एथेरोसिस्क्लेरोसिस किस पदार्थ के अधिक सेवन से होता है, तो संतृप्त वसा के सेवन से होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस किस पदार्थ के अधिक सेवन से होता है, तो संतृप्त वसा के सेवन से होता है। फ्लोरोसिस रोग किससे संबंधित है, तो दांतों की दुर्बलता से संबंधित है। ये फ्लोरोसिस रोग दांतों में होता है, ध्यान रखना, दांतों की दुर्बलता से संबंधित है। फ्लोरोसिस रोग किससे संबंधित है, दांतों की दुर्बलता से। अगला है कैंसर कोशिकाएं उत्पन्न करने के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार माना जाता है। कैंसर कोशिकाएं उत्पन्न करने के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार माना जाता है, तो आंकोन्स जीन्स, ध्यान रखना, आंकोन्स जीन, ध्यान रखना, आंकोन जीन्स जिम्मेदार होता है। अगला कार्सिनोमा नामक कैंसर किस प्रकार के उद्गम जनित ऊतकों से होता है, तो एक्टोडर्म उद्गम जनित से होता है, एक्टोडर्म उद्गम जनित से होता है कार्सिनोमा नामक कैंसर, ध्यान रखना किससे होता है, एक्टोडर्म उद्गम जनित से। अस्थि तथा त्वचा कैंसर किस प्रकार के कैंसर है, तो सरकोमा समूह का कैंसर है, ध्यान रखना। अस्थि और त्वचा जो कैंसर होता है तो वो होता है सरकोमा समूह का। हड्डियों में और त्वचा में जो कैंसर होता है वो किस प्रकार का है, तो सरकोमा समूह का है, ध्यान रखिएगा। अगला है कार्सिनोजेंस के कारण कौन सा रोग होता है, तो कैंसर होता है। कार्सिनोजेंस के कारण कौन सा रोग होता है, कैंसर होता है। रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है, ल्यूकीमिया कहा जाता है। रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाता है, ध्यान रखना, रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है, ल्यूकीमिया। अगला है एफ्लाटॉक्सिन पदार्थ किस कैंसर को उत्पन्न करता है, तो यकृत कैंसर को उत्पन्न करता है। एफ्लाटॉक्सिन पदार्थ किस कैंसर को उत्पन्न करता है, तो यकृत कैंसर को उत्पन्न करता है, ध्यान रखना। रोडेंट अल्सर क्या है, तो त्वचा कैंसर है से संबंधित है, ये चेहरे को प्रभावित करता है। रोडेंट अल्सर क्या है, त्वचा कैंसर होता है एक प्रकार का। रोडेंट अल्सर जो त्वचा कैंसर होता है जो चेहरे को प्रभावित करता है, ध्यान रखिए। अगला है किस प्रकार के ट्यूमर से कैंसर होता है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर से कैंसर होता है, ध्यान रखना, मैलिग्नेंट ट्यूमर से कैंसर होता है। अगला है कैंसर उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी तत्व का बहुता प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्बन 60 का, ध्यान रखना, C60। कैंसर उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी
तत्व का बहुता प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सिस्प्लाटिन तथा टैक्सोल किस रोग की औषधि हैं? तो ये कैंसर की औषधि हैं दोनों। कौन कौन सी? सिस्प्लाटिन तथा टैक्सोल, ये औषधियाँ कैंसर की औषधियाँ हैं। डायबिटीज टाइप 2 के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तो जीन और पर्यावरण टाइप 2 डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है। तो डायबिटीज टाइप 2 के लिए कौन जिम्मेदार कारक है? तो जीन और पर्यावरण, ध्यान रखना। इंसुलिन का श्रवण किस ग्रंथि से होता है? तो आग्नेयाशय ग्रंथि से इंसुलिन का श्रवण होता है। तो इंसुलिन का श्रवण किस ग्रंथि से होता है? आग्नेयाशय से, ध्यान रखना। अगला है साइनोसिल झिल्ली में सूजन आने तथा कार्टिलेज के ऊपर सख्त ऊतक उत्पन्न हो जाने के कारण किस प्रकार का जोड़ों का दर्द होता है? तो रोमेटाइड आर्थराइटिस प्रकार का दर्द होता है। रोमेटाइड आर्थराइटिस प्रकार का दर्द होता है। ठीक है दोस्तों। जय हिंद साथियों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए प्लीज़ साथियों। जय हिंद।